बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ करें। शहर के मौसम के हवाले से हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। आज शदीद वाली धुंध थी और वाकई विजिबिलिटी जो थी वो सुबह जब मैं आई कोई 8 बजे के करीब अच्छी खासा मुतासर थी। ट्रैफिक बहुत सुस्त रवि का शिकार थी। जहाँ से मैं आई हूँ मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग बड़े पुरसकून तरीके से जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो इंश्योर कर लें आप कि अगर आप धुंध में ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत स्लो स्पीड रखें। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता भी है, कोई हादसा होता भी है, तो आप किसी बड़े नुकसान से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अपनी मंजिलों तक आप बहुत ही सुकून से और महफूज सफ़र करके पहुँचे। मोटरवे की सूरत हाल बतानी इसलिए ज़रूरी होती है, वीकेंड्स पे बहुत सारे लोगों ने जाना होता है अपने घरों की जानिब, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कारोबार के सिलसिले में शहर में आते भी हैं, शहर से जाते भी हैं। सो आज मोटरवे की अपडेट्स क्या हैं, अगर शहर में इतनी धुंध है तो वहाँ क्या सूरत हाल है और मोटरवे को खोला कब तक जाएगा। हमारे रिपोर्टर वकास अहमद इस वक्त मौजूद है। वकास, बताइए मौजूदा सूरत हाल क्या है मोटरवे पर। अना मौजूदा सूरत हाल यह है कि मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद गुज़िश्ता तकरीबन 13.5 घंटे से बंद है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे तकरीबन 15 घंटे से ट्रैफिक के लिए बंद है। अभी जहां पे मैं मौजूद हूँ बाबू साहब इंटरचेंज पर विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, सूरज निकल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर कबल जब मेरी बात हुई मोटरवे ऑफिसर से, तो उनका कहना है कि जो कालाशाह काकू से जो शेखपुरा का हिस्सा है वहाँ पर जो भी विजिबिलिटी है वो मुख्तलिफ मकामात पर सिफर है, और जैसे ही थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर होती है, धुंध कम होती है, तो ट्रैफिक के लिए मोटरवे को खोल दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद 15-20 या आधे घंटे तक मोटरवे सफ़र के काबिल हो जाएगी। लेकिन पिछले अगर एक हफ़्ता आप देखें तो पंजाब के जो ख़ासतौर पर मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं मोटरवेज़ पर सफ़र। और एवरेज जो है मोटरवेज़ की बंदिश आप लाहौर से अगर देखें तो 12 घंटे, 14 घंटे, 17 घंटे तक भी रही है। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसा लग रही है कि मज़ीद 25-30 मिनट तक या आधे घंटे तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए खुल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ करना है वो गुज़िश्ता 1.5-2 घंटे से लोग यहाँ पर आके खड़े हैं। यही सूरत हाल ठोकर इंटरचेंज पर भी है। बाबू ठीक है जी, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे। वकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब देखना ये है क्योंकि मोटरवे पर तो अक्सर ये सूरत हाल होती है। मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस सिचुएशन में जीटी रोड पर महफूज सफ़र होता है। बीइंग ए ड्राइवर मुझे लगता है दोनों तरफ ही मुश्किल होती है, आपको मोहतात उतना ही रहना पड़ता है। चले राय जान लेते हैं एक्सपर्ट्स की, क्योंकि ये सारा दिन मेरे से बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। जी, राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, देखिए, जो जीटी रोड की बात आप कर रही हैं, जीटी रोड पर चूंकि ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा रहता है और वहाँ पर ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो 120 किलोमीटर नहीं होती, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको गाड़ियों का कैवलकेड्स की सूरत एक इख्तियार करता है और फिर आप स्मूथली कम स्पीड के साथ बजाय इसके कि मोटरवे पे तो बिल्कुल भी आपने, क्योंकि वहाँ पर स्पीड का बैरियर जो वो है, वो इसी वजह से जीटी रोड जो है वो सफ़र आप कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि आप जो है वो 100 या 110 की स्पीड पर जाएं। 60-70 पर आपकी गाड़ी चलती रहती है और आपको चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपको मावनत भी रहती है, लाइट्स चलती रहती हैं। फिर अगर आगे पीछे गाड़ियाँ हो तो फिर यकीनन एक आपको ये भी होता है कि चले अब आराम से भी जाते जाएं। मोटरवे से आसान सफ़र है। मोटरवे से सफ़र आसान ज़रूर है, लेकिन अब जो धुंध की शिद्दत है, ये मेरे साथ कई मतलब ऐसे हो चुका है कि एकदम से मोटरवे पर कोई ना कोई पैच ऐसा आता है जहाँ पर जीरो विजिबिलिटी होती है, और आपने अक्सर देखा होगा कि हादसात भी बहुत ज़्यादा, और फिर पूरी कतार जो है वो गाड़ियों की लगती है और बड़े हादसा रिपोर्ट आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। बेहतर सब लोगों के लिए मशवरा ये है कि प्लीज़ ये टाइमिंग देख के निकले। जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, शाम 6 बजे के बाद आप सफ़र करने से ही गुरेज करें। इरफान मलिक साहब, अना, जैसे आप लोगों ने बात की कि जीटी रोड पे सफ़र मुख्तात होता है और स्पीड जो नहीं होती, स्पीड ना होने की एक बड़ी वजह जो है वो उसकी टूट फूट भी है कि जिस तरह की उसकी बुरी हालत है वहाँ पे स्पीड आप कर ही नहीं सकते। मोटरवे के ऊपर क्योंकि आपकी स्पीड जो है ये स्पीड मैटर करती है। ट्रैफिक के अंदर जो हादसात हैं इसमें सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो विजिबिलिटी के साथ स्पीड करती है। जब विजिबिलिटी नहीं होगी, स्पीड आप ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाली ऐसे आने वाली गाड़ी को नहीं पता कि आगे फॉग के अंदर, धुंध के अंदर कोई गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी,
वो तो अपनी स्पीड के ऊपर आ रहा है। तो इसी वजह से ये हादसा होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि आप जीटी रोड पे ट्रैवल कर ले। सही। मुश्किल वहाँ पे भी है, मुश्किल वहाँ पे इस सूरत हाल में है कि वहाँ पे क्रॉसिंग बहुत है। जीटी रोड के ऊपर क्रॉसिंग इतनी है कि उसी की वजह से वहाँ पे आप स्पीड जो है वो अपनी 40-50 से ऊपर जा ही नहीं सकते। सही। और ऊपर से रोड टूटे हैं, तो फिर जो हादसा के अंदर वहाँ पे वाकई जो है वो कमी है। एक और एलिमेंट आबादी है, आबादी है ये जी बिल्कुल। और क्योंकि मोटरवे के ऊपर निस्बतन आपको कम रफ्तार। आबादी जो है वो हाँ। आबादी भी नजर नहीं आती, और उसकी वजह से खुला एरिया होने की वजह से फोक की इंटेंसिटी जो है वो भी वहाँ पे ज्यादा है बनिस्बत जीटी रोड के। जीटी रोड पे क्योंकि आपको आसपास आबादियां नजर आती है, फैक्ट्री एरियाज नजर आते हैं, हाँ, इस तो वो वजह से धुंध में वहाँ पे कभी धुंध के अंदर भी कुछ कमी चंक्स होती है। में कमी भी हो जाती है। खैर सब लोगों से गुजारिश ही है, हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि मोटरवे कब बंद है कब खुली है। यहाँ पर आप हमारे टिकट्स भी देखते रहते हैं, तो तब जाएं जब मोटरवे को खोल दिया जाए। थोड़ा सा टाइम फिर भी इंतज़ार कर लें, क्योंकि एकदम से भी ट्रैफिक सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते तो ज़्यादा हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। बाकी धुंध में अगर आप गुरेज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम की सूरत हाल भी डिस्कस कर लेते हैं जी। शहर में धुंध बहुत ज़्यादा है और आने वाले हफ्ते में, कल मैं देख रही थी, बारिशों की भी प्रेडिक्शन है। सो सर्दी की शिद्दत अभी क्या है बाहर, हमारी रिपोर्टर फातिमा मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। जी फातिमा बताइए, बाहर मौजूद हैं, ठंड लग रही है फिर? हाँ जी बिल्कुल है ना, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जनवरी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी खासा इजाफा महसूस किया जा रहा है। धुंध का राज जहाँ पे शहर लाहौर में बरकरार है, सफ़ेद चादर से लिपट गया लाहौर, हर तरफ सफ़ेद, वहाँ ठठराती सर्दी ने भी शहरियों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। जमा देने वाली हवाएं चल रही हैं, जिसमें दर्जा हरारत जो है वाज़िया तौर पर कमी से रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ धुंध के बाइस शहर में शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मुसलसल कहा जा रहा है कि सफ़र के दौरान वो अपनी अगली गाड़ी से फासला रखें और करीब जो है स्पीड से गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रफ्तार को कम रखें, ताकि कोई भी नुकसान जो हो उसे बचा जा सके। फातिमा बारिशों के हवाले से बताइएगा, मौसम तो सर्द है, धुंध भी ज़्यादा है, अच्छा है कि हम चाय अंदर पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, बारिशों की प्रेडिक्शन है, वीकेंड है, तो लाहौरियों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कुछ लोगों की शादियां घरों में हैं, कुछ लोगों ने शादियों पे जाना होता है, तो मुझे ये बता दें कि बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल है ना, बारिश के बारे में भी प्रेडिक्शन है। खुशखबरी सुनाई गई है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में बारिश होगी, जिससे जो खुश्क सर्दी का जोर है वो भी टूटेगा। इस वक्त ठठराती सर्दी जहाँ पे है, लेकिन वहीं पे जो है इस वक्त अगर बात करें दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। लेकिन उसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश होगी, और आने वाले हफ्ते में भी शहर लाहौर में बारिश की पेशन गोई की जा रही है, जिससे शहर का जो मौसम है वो बेहतर भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं धुंध का राज और खुश्क सर्दी का राज टूटने से शहरी उस मौसम को खासा एंजॉय करेंगे, एंजॉय भी करेंगे और बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है जी। सर्दी एक दफ़ा लग जाए तो फिर बस आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो सब लोग शादियों पे जाने जी, वो भी एहतियात करें, क्योंकि हम शादियों के चक्कर में, अच्छा लगने के चक्कर में सोचते ही नहीं है कि ज़्यादा सारे कपड़े पहनने हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की एहतियात सभी लोग करें, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है 48 घंटों के दौरान। फातिमा हमें मौसम के हवाले से अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो रोड से तजावुजात और रॉन्ग पार्किंग जो है उसको ख़त्म किया जाना है और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाना है, जिसके लिए बड़े फैसले किए गए हैं। नो डाउट ये होना चाहिए। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक अब तक जितने फैसले किए गए, अब तक जितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई, फ़ायदा तो इरफान साहब कुछ नज़र नहीं आया। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आया, और अब जो फैसले किए गए हैं इससे भी आपको कोई फ़ायदा जो है वो अगले चंद माह बाद भी नज़र नहीं आएगा। उसकी एक बड़ी वजह है कि जब तक हम अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बेहतर नहीं करते, लोगों को इस चीज़ के ऊपर कायल नहीं करते कि एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, एक शख्स जो है उसको अकेले ट्रैवल करने कायल करना है, पहले आपको स्टैंडर्ड की पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आनी है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे जब आसानी नजर आ रही होगी तो मुझे क्या जरूरत बिल्कुल आप बात पड़ी है ठीक करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको पहले अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करना है। जब हम ये बेहतर कर लेंगे फिर हालात कोई कदरे बेहतर हो सकते हैं। अभी अगर आप ट्रैफिक की जो रेशो देखें तो 70 से 80 लाख गाड़ियाँ, जिसमें मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रिक्शे, चिंची रिक्शे, ये और हैवी जो व्हीकल्स हैं,
इनकी तादाद सिर्फ लाहौर शहर में मौजूद है, और लाहौर शहर की सड़कें अब इस काबिल नहीं रह गई कि इतनी हैवी ट्रैफिक जो है इसको बर्दाश्त कर सके। इसके लिए आपको मुतबादिल निज़ाम लाने की ज़रूरत है कि आप जैसे आपकी ऑरेंज लाइन है, आपकी जो मेट्रो बस सर्विस है, इसी तरह आपको मज़ीद जो इकदाम करने की ज़रूरत है। जब तक इनको नहीं किया जाएगा ये हालात मज़ीद अबतर से अबतर होते जाएंगे। पॉपुलेशन का इशू है, आप देखें ये जो मामलात हैं जिसके बारे में कहा गया है सड़कों से तजावज़ात, रॉन्ग पार्किंग को ख़त्म की जाएगी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई, इसके लिए पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई, कैंप्स लगाए गए कि उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे ये लोग तजावज़ात करते हैं, रॉन्ग पार्किंग होती है, वहाँ पे कैंप्स लगेंगे जिसमें ट्रैफिक पुलिस का हमला होगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट का हमला होगा और फौरी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी आप शहर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि इसी तजावज़ात की वजह से, इसी रॉन्ग पार्किंग की वजह से पार्किंग आपके पास। ये डायमंड लेन क्या करेगी, जरा मुझे ये बता दें। डायमंड लेन देखें वही होगी जो आपको कई सालों पहले आपने माल रोड के ऊपर एक लेन देखी, जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने कहा कि हमने एक डेडिकेटेड लेन जो है बस, मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए डेडिकेट कर दी गई है। ये सिर्फ देखिए, जब वज़ीर आला पंजाब की जब मीटिंग होती है तो उसमें हर जो ब्यूरोक्रेट है वो अपना कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम अब ये प्लान लेके आए हैं। पहले उसको ग्रीन लेन बताया गया कि हमने माल रोड के ऊपर एक ग्रीन लेन तश्कील दे दी गई है सिर्फ जो मोटरसाइकिलें और वहाँ पे होंगी। अब उसको डायमंड लेन जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। बाद में इसके बाद प्लेटिनियम आ जाएगी और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी, फिर सिल्वर आएगी। ये चीजें और आपकी ये डायमंड लेन को ये लोगों को बताया भी नहीं जाना कि इसको इस्तेमाल किस तरह से किसने करना। देखें हमारे लोगों को अब तक अभी डायमंड लेन में गाड़ियां भी जाती हुई नजर आएंगी। अभी तक हमारी ये डायमंड लेन, ग्रीन लेन, प्लेटिनियम लेन, गोल्ड लेन, ये सारी वो लेन्स हैं जो हमारी रोड इंजीनियरिंग की वजह से नाकाम हो जाती है। अब आप देखें कि किसी शख्स को भी, आप मोटरसाइकिल सवार को अगर शहर में किसी भी सड़क के ऊपर उसको के एक्सट्रीम लेफ्ट पे वो रहे, जिसके लिए ये लेन्स बनाई जा रही हैं, उस लेन में रहे और जब उसने कट लेना है दूसरी साइड पे जाने के लिए तो उसको तमाम लेन जो हैं वो अबूर करते हुए उसको डायमंड, प्लेटिनियम और हाई स्पीड लेन जो है ये सारी उसने अबूर करके क्रॉस करके उसने दूसरी साइड पे जाना है। तो ये मामलात ऐसे ही रहेंगे, हादसात भी होंगे, ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब होगा। और फिर उसके साथ साथ आप जब भी देखें, जब भी ऐसी प्रेजेंटेशन दी जाती है रॉन्ग पार्किंग की, तो सबसे जो अभी भी जो है हुकूमत को जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें एक रोड हमेशा मेंशन किया जाता है और उस मेंशन करने के बावजूद उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। वो है आपका हाई कोर्ट के सामने का रोड, जहाँ पे वकला की जानिब से बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो वहाँ पे पार्क की जाती हैं और उस 3 लेन में से सिर्फ एक लेन जो है वो आम पब्लिक के लिए छोड़ी जाती है। कोई नहीं होता ना कभी। वो दिखाई जाती हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब हुकूमत के जो करने वाले काम हैं वो ये नहीं है कि आप इनसे कहें कि आप तजावज़ात ख़त्म करें, आप रॉन्ग पार्किंग ख़त्म करें। रॉन्ग पार्किंग कैसे ख़त्म होगी जब आपके पास पार्किंग स्टैंड नहीं होंगे। जब आपके पास पार्किंग स्टैंड होंगे वो उसके ऊपर आप लोगों को कायल कर पाए कि यहाँ पे आपने पार्किंग स्टैंड के अंदर गाड़ी लगानी है। आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले मामलात पहले ठीक करने की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आए, प्रॉपर लोगों को पार्किंग स्टैंड की सहूलत दें, जगह जगह पार्किंग होनी चाहिए। ये जो रोड की री इंजीनियरिंग की बात की जा रही है ये कितनी जरूरी है राव साहब? देखिए, मैं इससे पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी मुल्क की अगर आपने तस्वीर पहले जो देखनी होती है वो ट्रैफिक की सूरत में आपको नज़र आती है। जो ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक की रवानी मुनज़्ज़म तरीके से ट्रैफिक चल रही है, आपको डिसिप्लिन का पता चल जाता है। आपको किसी भी मुल्क की पहली जो तस्वीर है वो ट्रैफिक की सूरत में आपके सामने आती है। अब ये मामला इस कदर अहम है कि एपेक्स कमेटी में ये ज़ेर बहस लाया गया है और एपेक्स कमेटी ने अब ये टास्क जो है वो उस कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने ये टास्क तफवीज़ किया है मुतल्लिका इदारों को। इसमें तजावज़ात एक बड़ा मसला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत संजीदगी सम टाइम नज़र आती है लेकिन उसके बाद फिर उसी तरह से रूटीन में। अब तो गवर्नमेंट ने इस पर इन्वेस्ट भी किया है। आपको मॉडल रेडी जो कार्ड बाज़ार है वो आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर कि इनको एटलीस्ट एक साइड पर तो ये खड़े हों। हालांकि उसमें पेडिस्ट्रियन राइट्स जो हैं वो उसको स्नब किया गया है। पेडिस्ट्रियन का कोई राइट समझा ही नहीं गया सीरियस से।
और वैसे भी जो नई रोड्स बनती हैं वहाँ पर फुटपाथ बनाने की अहमियत बिल्कुल उसको सिरे से ही नहीं समझा जाता, क्योंकि पैदल चलने वाला भी कोई आ सकता है, इसको तो कंसीडर किया ही नहीं जाता। लेकिन जो है उसको ये इसलिए किया गया कि एटलीस्ट तजावज़ात जो हैं वो सड़कों पर ना आए और सड़कों की पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर रहे। अब आपके पास जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है 20 साल पुराना, और अगर आखिरी 2 डेकेड्स में आप इसका एनालिसिस करें ट्रैफिक का, तो मेरा ख्याल है कि कुछ 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक आपके शहर में इजाफा हुआ है, ख्वाह वो मोटर बाइक्स की सूरत में हो, ऑटो रिक्शा हम टाइम टू टाइम देखते हैं आपके। अच्छा, इसमें ज़रा आप प्लीज़ लोअर माल की जो बात आपने की है, लोअर माल पर जो टाउन हॉल वाली साइड है वहाँ पर प्रपोज्ड है पार्किंग प्लाजा। अगर वो बन जाता है, ये 2017 की ये स्टडी है, उसके मुताबिक ये प्लाजा वहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन आज तक ये 11 और बिजिएस्ट ये पॉइंट है शहर के 11 शाहराहों पे आपने वो 6 साल गुजरने के बावजूद वो 11 प्लाजे नहीं बनाए। अब आपको 22 से ज्यादा प्लाजे बनाने आपका अंदरून शहर बिजनेस हब है, 81 आजम क्लॉथ मार्केट है। आपके अब जो 81 पॉइंट्स हैं जिसकी कि बाकायदा निशानदेही की गई है, और इस पर यकीनन मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस पर काम करेगी और मुतल्लिका इदारे भी, और इस पर ये सस्टेनेबिलिटी को ज़रूर आपने इंश्योर करना है अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। और इसके साथ साथ पैरेलल अब ये लेट 90s की स्टडीज़ है कि 4 आपको जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स थी वो चाहिए थी, जिनमें ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन बन गई, ब्लू और पर्पल लाइन 2 आपकी जो वो आज तक वो गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं सकी। अभी तो हम इलेक्ट्रिक बसों के इंतजार में हैं, जनवरी का टाइम दिया गया, एंड ऑफ जनवरी बाय द वे। एग्जैक्टली वो 27 बसेस आ रही हैं, लेकिन 27 ना काफ़ी हैं। वैसे 650 बसेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रवां जो माली साल है इसमें इलेक्ट्रिक बसेस चलाना चाहती है लाहौर, और उसमें वो एक अच्छा एडिशन होगा, लेकिन वो साथ में सड़कें, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, अगर आपकी सड़कें ही क्लियर नहीं तो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट क्या करेगी वहाँ पे। सबसे पहले आपको सड़कों को तो क्लियर रखना है, और तमाम ताजर तंजीमों के साथ मिलकर आपको ये संजीदा मसला है, बहुत संजीदा। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा मैं चूँकि MPs और MNAs के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकायत हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक लोग लेके आ रहे होते हैं कि हमारी जो सील कर दिया गया, FIRs हो गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, लेकिन उस काम को अब इस तेज़ रफ्तारी से करना चाहिए कि एक दफ़ा ये एग्जाम्पल ज़रूर बने ताकि डेटरेंस भी कायम हो, और फिर जब आपकी सड़कें क्लियर होंगी, चलें समथिंग इज़ बेटर देन यहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं लंदन की सड़कों के साथ लाहौर की सड़कों को, तो लाहौर की सड़कें ज़्यादा कुशादा हैं बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर डबल डेकर बसेज आपको चल रही नज़र आती हैं, सिंगल रोड्स पर भी। यहाँ पर इतनी खुली सड़कें होने के बावजूद अगर आपने इस कुशादगी को कभी देखना हो तो संडे को आप देख लें, माल रोड और दीगर शाहराहों पर जाकर देखें, आपको अंदाजा होगा। लेकिन बेहंगम ट्रैफिक जो पार्किंग है इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मल्टीपल ये रीजन है। इरफान साहब, ये जो ऑटो रिक्शे हैं इनके बारे में कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी, ना तो इनको रजिस्टर्ड कराया जा रहा है, आपकी ट्रैफिक की रवानी में भी खलल है, बहुत सारे नुकसान का बाइस भी बनते हैं, कम उम्र ड्राइवर्स इन पे देखे जाते हैं, और कम उम्र ड्राइवर्स रिक्शों की बात कर रही हैं, ऑटो रिक्शे तो रजिस्टर्ड होते हैं। आप देखें आप हुकूमत की इसमें नॉन सीरियसनेस इस हद से क्या इससे ज़्यादा होगी कि जो लोडर रिक्शा, पुलिस का सब्जेक्ट नहीं, मैं वही आपको बताने लगा, जो लोडर रिक्शा जिसको आप जो है 150cc रिक्शा जिसको आप कहते हैं कि ये रजिस्टर नहीं हो सकता, ये रिक्शा नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसको आप अपनी सरकारी तौर के ऊपर MWMC की जो गाड़ियाँ कूड़ा उठाने वाली उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते वो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर तादाद इनकी इतनी बढ़ चुकी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल ही हो रही है। यहाँ पे बंद रोड के ऊपर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये रिक्शे बन रहे हैं, जिसमें चिंची रिक्शा भी बन रहा है, जिसमें लोडर रिक्शा भी बन रहे हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं अभी तक रोकी जा सकती। और इतना हुकूमत खौफ आता है और जिस तरह अब से उसके कम बाद उम्र ड्राइवर्स इसको चला रहे होते हैं। सारा इशू आपका जो कम उम्र ड्राइवर्स का है वो ज्यादातर इन जो चिंची रिक्शाज में, ऑटो रिक्शाज में और ये जो लोडर रिक्शा हैं इसके अंदर आपको फेस करना पड़ता है। इसी वजह से ज़्यादा हादसा भी होते हैं, और यही वो एक बेसिक
रीज़न है जो शहर की ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करने में जो है मुलविस है। अब होता क्या है, हुकूमत जो चीज़ जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती फौरी तौर पे उसको बैन करने की कोशिश की जाती है। आप देखें, यही चिंची रिक्शा जो है माल रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता, यही चिंची रिक्शा केनाल रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन बाकी तमाम जगहों के ऊपर इसको जाने की इजाज़त है। बाकी हर जगह पे जहाँ पे जिसका दिल करे वहाँ पे रोड खराब करे। अब ये जेल रोड और इसकी माल रोड और केनाल रोड की बात इस वजह से की जाती है कि यहाँ पे ये ना आए, ताकि क्योंकि यहाँ पे हुकूमती वुज़रा जो हुकूमती आला शख्सियात हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने वहाँ पे गुजरना है, इस वजह से वहाँ पे ना आए। लेकिन जहाँ पे गरीब आदमी रह रहा है, जहाँ पे आम आदमी रह रहा है, वहाँ पे ये जो मर्जी उधम मचाते रहें और इनको कोई रोकने के लिए नहीं। ट्रैफिक पुलिस की सूरत हाल ये है कि इन लोगों के डेली बेसिस के ऊपर एक एक चलान किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन के अंदर किसी शख्स का बिल्कुल ट्रैफिक कवानीन में किसी भी गाड़ी का एक दिन में एक से ज्यादा चलान नहीं किया जा सकता। वो ख्वाह वो आपका ही चलान हो, ख्वाह वो आपका दूसरा चलान हो। तो इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो सुबह सवेरे जो आप देखते हैं ट्रैफिक वार्डन फटाफट ड्यूटी के ऊपर खड़े होते हुए अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं कि हमने 20 चलान करने हैं। तो उस चलानों में आपको मोटरसाइकिल सवार और ये चिंची रिक्शा या ऑटो रिक्शा वाले नजर आएंगे, जिनके फौरी तौर पे एक एक चलान 200-200 रुपए का किया जाता है और उसके बाद इनको लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप सारा दिन जो है वो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करें, सारा दिन आप जो है लोगों को तंग करें, हादसा करें, जो दिल करता है आपका करें। 200 रुपए का आपने चलान सुबह सवेरे करा लिया और ट्रैफिक पुलिस भी बड़ी जिम्मा और वो लोग। अब ये इतने सारे रीजन हमने डिस्कस कर ली हैं कि आपकी ट्रैफिक की रवानी बेहतर किस तरह होनी है, तजावुजात हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिर बेहंगम आपकी। मुझे एक कमेंट प्लीज करने दें। अब आप देखिए कि एक प्लान हुआ है आपका, ये जो पीको रोड है इसको अपने क्रीम ब्लॉक अंडरपास अप्रूव्ड है 2017 का, आज का नहीं, 2017 का। वो ना ही तब फिर निगरान गवर्नमेंट ने किस पर बड़ी विजिबल स्टडी करवाई और उसका नया ट्रैफिक के हवाले से जो ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए प्लान था, अब वो बिल्कुल सुस्तरवी का शिकार है। अब इस तरह की चीज़ें अगर गवर्नमेंट रोक कर बैठी है या मुतल्लिका इदारे इस पर कोई काम नहीं कर रहे, तो ये आप आने वाले दिनों में मसाइल पैदा करेंगे। पूरी जो नई रोड आपने बनाई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्रीम ब्लॉक और जो किनाल को मिलाने वाली, वो जब आप शाम में जाएं तो आपको हाफ जो सड़क है वो आपको सिग्नल का इंतजार करना पड़ता है, यानी 10 दफ़ा सिग्नल खुलेगा तो फिर आप क्रॉस कर सकेंगे। तो ये मसाइल क्या है, ये आपका एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, ये ट्रैफिक की रवानी बेहतर स्मोक का बायस बन रहे हैं। और फिर आपको पता है कि अब तो कोई बात पोशीदा रह नहीं गई कि स्मोक के पार्टिकल सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं वो गाड़ियों की वजह से। तो ये तमाम चीजें देखनी होंगी, अदरवाइज ये ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता कि शहर की ट्रैफिक आपको बेहतर नजर आए। जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें, सबको मिलजुल कर काम करना होगा। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम क्या है, एक दूसरे पर आपने बात डाली और कह दिया हम तो बरी जिम्मा हैं। वो चाहे ट्रैफिक पुलिस है, वो चाहे टीपा है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सब मिलकर एक पेज पे होंगे, अपने अपने काम जिम्मेदारी से करेंगे, फिर ट्रैफिक बेहतरी की तरफ नजर आएगी, अदरवाइज नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको कहेंगे। पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू की है। पतंगबाजी जान लेवा शौक है, नो डाउट। आप पुलिस इसमें कैसे आगाही देगी? एक कमेंट पहले इरफान साहब से ले लूं, फिर राव साहब पे आती हूँ। देखिए, पुलिस आगाही कैंपेन जो शुरू की गई है, ये कल फ्लाईओवर से एक छोटी सी कैंपेन का आगाज़ किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो जानलेवा डोर और धाती डोर इसका इस्तेमाल ना करें। पतंगबाजी जुर्म है, इसको सरजद करने के लिए छत का ज़रूरी है, छत होना ज़रूरी है। तो छत जो है वो पेरेंट्स अगर ना अलाउ करें अपने बच्चों को, या जिन लोगों की छत है वो किसी को अलाउ ना करें कि वो पतंगबाजी के लिए वो छत इस्तेमाल करे, तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब हम जो पहले बात कर रहे थे कि जिस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाया जाता फौरी तौर पे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। अब ये पतंगबाजी जो है ये कितना बड़ा फेस्टिवल था जो कि पूरी दुनिया के अंदर इसको लाहौर इसकी शनाख्त बन गया था। बिल्कुल, कि लाहौर पहचान था, लाहौर की पहचान कंसीडर की जाती थी, वो चीज़ थी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसको स्ट्रीमलाइन करने की बजाय, हमने इसके ऊपर इकदाम करने की बजाय हमने इसको बैन कर दिया। पूरी दुनिया से जो यहाँ पे लोग ट्रैवल करते थे, लोगों का भी उसमें बहुत अमल दखल था जिन्होंने इस शौक को मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होंगे, लेकिन उसको अच्छे लोगों का जो अच्छा शौक था उसको ख़त्म कर दिया आपने चंद बुरे लोगों की वजह से।
चंद ऐसे अनासर की वजह से, जिनकी वजह से जानी नुकसान हो रहा है, जिनकी वजह से पूरी आपने इकोनॉमी को रोक दिया, ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें बेहतर नहीं है। आप पतंगबाजी को रोकने के लिए, इसमें देखिए पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारत है जहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, कसूर हमारा पंजाब का ज़िला है, वहाँ पे हो रही है, शेखुपुरा में, रावलपिंडी में, मुझे ये बता दें, ये पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? क्या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है? देखिए ये तो अब तो इस पे कानून अभी रिसेंटली 2024 में हुकूमत की तरफ से नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको कंसीडर किया गया है और इसकी सजा 3 से 10 साल, 3 से 10 साल। पहले तो ये चक्कर ही कोई नहीं था। यानी अब वाज़े तौर पर जिसने पतंगबाजी की वो लंबा जेल के अंदर है। अगर उसमें साबित हो गया तो कि इसने पतंग उड़ाई थी, इसने सारे जो इसकी वजह से नुकसान हुआ या कुछ हुआ, तो एक कत्ल की दफात उसमें शामिल होगी, कोई जानी नुकसान होता है कत्ल की दफात। दूसरा, अगर वो पतंगबाजी कर रहा है, पतंग साजी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो इसके ऊपर 10 साल तक सजाएं हैं। तो ये काफी 3 साल से 10 साल, तो ये काफी सख्त सजाएं हैं। लोगों को खुद इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि अपने बच्चों को, उनको ये चंद मिनट का जो शौक है, भी नहीं है, छोटी एज का बच्चा भी अगर छोटी एज का बच्चा करेगा तो उसके पेरेंट्स जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी छत अगर इस्तेमाल होगी तो वो छत का जो मालिक है उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा। ट्रांसपोर्ट, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट की गई किसी बस में, पिकअप में, रिक्शे में, तो उस रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, कि तुमने ये जो है वो घिनौना खेल, जो जानी खेल है, इसमें हिस्सा बने हो। ये हिफाजती वायर्स लगाई गई हैं बाइक पे, ये महफूज रखती हैं आपको राव साहब? बिल्कुल, ये तो काफ़ी लोगों ने ये लगाई है। लेकिन मैं ना, शायद ही जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने पतंगबाजी से गर्दन कटती, अल्लाह रहम करे, वो एवरी मंडे ये तो खबर हमारे पास आती बहुत ज़्यादा ये वायरल होती है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो केस है वो सामने, बहुत ज़्यादा सख्ती की है गवर्नमेंट ने। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कानून तो इसका पहले बनाया गया था जब इसको पाबंदी लगाई गई और कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन वो ना होने के बराबर थी। आज अगर पकड़ा है तो सुबह फौरी तौर पे बेल हो जाएगी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसका पेरेंट्स को बड़ी संजीदगी से इस पर सोचना चाहिए और इस पर खुद से इन पर, इस मामले पर तो पेरेंट्स को चौकीदारी करनी चाहिए बाकायदा, कि हर हाल में अपने बच्चों को रोकें। बच्चा कर रहा है। अब ये त्यौहार बुरा नहीं है। एक तो ये जो धाती डोर थी, ये हमारा त्यौहार खा गई, बिल्कुल, और त्यौहार के साथ साथ शहर की मईशत को, रोजगार भी खा गई, शहर की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और उसके बाद फिर वो जो माली नुकसान है वो तो अपनी जगह पर, जो जानी नुकसान हुआ, बच्चों के गले कटते हुए हमने देखे, मोटर बाइकर्स को हमने देखा, और जिस तरह से वो वीडियोस फिर वायरल होती हैं और बहुत सारी वीडियोस आई हैं। तो इस पे खुदारा क्या किया जा सकता है कि पेरेंट्स को, बजाय इसके कि सरकार जो है वो डंडा चलाए, पेरेंट्स डंडा चला लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपके बच्चे को के करियर दागदार होने से भी बच सकता है और फिर सज़ा से भी बच सकेंगे, क्योंकि इस पे सख्त सज़ाएं, सिर्फ सज़ा ही नहीं है, जुर्माना भी है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा, बनाने वाले को, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को, उड़ाने वाले को, बेचने वाले को और खरीदने वाले। अभी अगर कोई होता है तो वो, चलें जी राव साहब, हमारे पास 3 मिनट है, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो इसको अब डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये है पेरेंट्स भी होशियार हो जाएं और वो लोग जो कि पतंगबाजी में मुलविस हैं या पतंगे बनाने वालों में, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके बाद आपकी बचत कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस का दोबारा से तायुन होगा, अभी फिलहाल वसूली बंद की गई है। राव साहब कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि सबसे ज़्यादा जो कारोबारी मुनाफा बख्श कारोबार है वो उसको तालीम को बना लिया गया है। अभी भी आप ब्रेक में स्कूल की फ़ीसों का तज़किरा हो रहा था और स्कूल की फ़ीसों को कोई आज तक नकेल नहीं डाल सका। मैं ये समझता हूँ कि दानिस्ता तौर पर हुक्मरान अशराफिया ने ये जो सरकारी सेक्टर है उसको कमज़ोर किया, जिसकी वजह से पहले प्राइवेट स्कूल्स में आप जाएं, उसके बाद फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाएं और फ़ीसें भरमार दें। और जो मालकान हैं वो सिर्फ एक दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइसेंस लेते हैं,
बिल पास करवाते हैं असम्बली से और उसके बाद फिर वो सारी उम्र की उनका जो बिज़नेस है वो रहता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है, मैं प्रीवियस वीक में बात हो रही थी कि एक जो दोस्त हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी बेटी की फ़ीस थी, तो इरफान साहब 23 लाख रुपए फ़ीस जो है वो एक मेडिकल कॉलेज की, और वो यकमुश्त उसको जमा करवानी पड़ गई, क्योंकि वो पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 12.5 लाख की, वो 11 लाख की वो करवा नहीं सके। और मुझे ये बताएं कि ये कौन से इस पे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो खर्च होते हैं? कोई नॉमिनल फीसिस, ठीक है आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे 100% आप ज़्यादा ले लें, फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें कि मेडिकल की एक डिग्री के लिए एक डिग्री जो है वो आपको जब 2-3 करोड़ रुपए में पड़ेगी, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो जाएं किधर? अब आपका जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो इस कदर पेरेंट्स का ये खातिर खा भी रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आएंगे। महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा सूफ़ी फेस्टिवल का इनेकाद अलहमदा आर्ट काउंसिल में किया गया, और इस 3 रोज़ा सूफ़ी फेस्टिवल में डिफरेंट सेशंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकाबला, हुस्न नात व क़िराअत, मुशायरा, सूफ़ी गायकी, धमाल। नो डाउट हमारी सकाफ़त का ये एक अहम हिस्सा है, और टाइम टू टाइम इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद, लोगों को इसमें शामिल करना, बिलाशुबा इसकी प्रमोशन के लिए, इसके प्रमोट के लिए, और सूफिया की ज़मीन पर ये सब तो होता ही रहना चाहिए। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, सेक्रेटरी औकाफ पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका शुक्रिया, आपने एक्नॉलेज किया इस एक्टिविटी को, और ये तो पंजाब की जो सकाफ़त है इसके रंग हैं, और पंजाब की सकाफ़त के जो रंग हैं ये दरअसल सूफ़ी के रंग हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जिसमें मुरव्वत, मोहब्बत, इखलास, अख़ुवत, भाईचारा, सर जो चीज़ें लाहौर की पहचान है, सिटी 42 उनको कैसे छोड़ सकते? कैसे छोड़ सकते? तो वो तो हमने दिखानी है। ये 3 रोज़ा फेस्टिवल, ज़रा इसके बारे में बता दीजिएगा, कैसे आइडिया आया, मकसद क्या था बेसिकली? बस मकसद तो ये था कि इस वक्त सोसाइटी में हम देखते हैं कुछ अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, तशद्दुद है, तो उसमें हमें अपने ओरिजिन की तरफ, असल की तरफ आना चाहिए। सूफिया का पैगाम जो है उसको आम करना, इखलास हो, मुरव्वत हो, मोहब्बत हो। और ये लाहौर बाबों का शहर है, कॉलेजों का, नालियों का, मुशायरों का, बागों का, मेलों का बिल्कुल। तो ये 9/11 के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, बैरियर लग गए हर जगह। जहाँ आप जाके आसानी से जाते थे, अब वहाँ जाने के लिए बहुत आपको तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो इस सारे तनाजुर में औकाफ चूँकि कस्टोडियन है सूफिया के मज़ारात का भी और उनकी थॉट्स का भी, तो इसलिए मैं समझता था कि औकाफ जो है ये इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ इंतज़ामी सतह पर नहीं, फ़िक्री सतह पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी आए, और उसको ये सारा एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे ये 3 रोज़ा जो फेस्टिवल है इसको डिज़ाइन किया गया, आपके सामने इसका बुकलेट पड़ा है, और इसमें इसका जो वाओ है, ये एक वाओ के साथ इसका जो लोगो है उसको डिज़ाइन किया गया है। लव पाकिस्तान, बहुत स्पेशल, पीस लव पाकिस्तान, ये इसका स्लोगन था। और वाओ जो है ये लफ्ज़ों को जोड़ता है जी। तो इसको हुरूफ तहज्जुद में हरफ अतफ कहते हैं, कंजंक्शन जी। तो सूफ़ी इसको बहुत पसंद करते थे वाओ को, कि ये जिस तरह वाओ लफ्ज़ों को जोड़ता है, इसी तरह सूफ़ी इंसानों को जोड़ता है, घरों को, आबादियों को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान एक राब्ते का ज़रिया है। और इस खित्ते के अंदर जो रंग नस्ल की तफरीक से बालातर होकर सूफिया ने जिस तरह अमन मोहब्बत का पैगाम दिया, किस तरह हज़रत मियाँ मीर ने जो सिख मज़हब के गुरु थे उनको किस तरह उस दौर में जबकि उन पर एक जबर था तो उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह सिख मज़हब वाले हज़रत मियाँ मीर को एक शान शको के साथ अमृतसर लेके गए और अपने गोल्डन टेम्पल का बुनियाद रखा। तो ये देखें, ये रवादारी है, इस तरह इंसान दोस्ती है, अखुवत है, मज़हब की तकसीम से ऊपर जाकर इंसान को बतौर इंसान रिकगनाइज़ करना। तो ये बुनियादी थीम था और इसमें मुशायरा था सूफिया के साथ, शेर व सुखन ये उनकी खानका के साथ वाबस्ता रहा है, आर्ट क्राफ्ट, खुशखती उसकी वर्कशॉप थी, कूज़ागरी, तस्बीह साजी, ये हमारी जो आर्ट गैलरी थी सारी ये इसमें शामिल था। म्यूज़िक जो है ये बर्रे सगीर का जो मज़हबी इंग्रेडिएंट है उसके अंदर शामिल है। भजन, उनकी मजहबी इबादत, खा वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो,
तो वो सूफिया ने यहाँ इनोवेशन की और उन्होंने लोकल कम्युनिटी को करीब करने के लिए इन चीज़ों को हार्मोनाइज़ किया। वो बड़े जीनियस लोग थे। तो सूफ़ी गायकी का एहतमाम था और फिर साथ इस पर डिस्कशन थी। और जो मुशायरे का मैंने जिक्र किया तो लाहौर में एक तवील अरसे के बाद इस तरह इतना जानदार मुशायरा हो, इस तरह का कोई फेस्टिवल हो तो फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नागुज़ीर होते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब आए इस्लामाबाद से स्पेशली, और जो सूफ़ी थॉट्स पर गुफ्तगू करने के लिए सरफराज शाह साहब या इस तरह के जितने लोग थे बड़े बड़े, और पैनल डिस्कशन थी इसमें जिसमें यंगस्टर मैं यही पूछने वाली थी कि सर नौजवानों का कैसा फीडबैक? मैं सबसे ज़्यादा मैंने तो यंगस्टर और नौजवान देखे हैं, और जो एक मजलिस दरवेश के नाम से एक ख़ास जो अदबी बैठक है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें लोग किसी तकल्लुफ़ के बगैर बैठे थे। और वहाँ जो हमारे लाहौर के बाबे हैं, बाबा याया ख़ान हैं, नूरुल हसन है, आसम मुआरवी हैं, ख्वाजा कुतुब फरीदी हैं, काशिफ महमूद, ये जितने लोग हैं ये सारे वहाँ अवेलेबल थे। और इतनी अच्छी वो डिस्कशन थी, लोगों के सवाल जवाब, नौजवानों के सवाल जवाब कि जी तसव्वुफ़ क्या है, रूहानियत क्या है, एक आदमी किस तरह अपने आप को उन अलाइक से पाक कर सकता है, उन रज़ाइल से महफूज कर सकता है जो उसके रास्ते में आगे बढ़ने के लिए पाबंदियाँ हैं, किस तरह आदमी सॉफ्ट हो सकता है, किस तरह नरम खू हो सकता है, किस तरह उसके अंदर सदाकत आ सकती है, किस तरह वो हमदर्दी का एलिमेंट पैदा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी है, उसको तलाश करने की जरूरत है, टच करने की, सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैच करने की और वो उसमें सूफिया ज़रूरत के होती है। पैगाम से आप अच्छी तरह से तलाश कर। और इसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के और दीनी मदारस के स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे, क़िराअत, नात, स्पीचेस। तो ये मैं समझता हूँ ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और लाहौर के लोगों ने सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लोग इसमें बहुत भरपूर तरीके से शामिल हुए। सूफिया की गायकी, सूफिया का कलाम, समा, और जो मुझे ये ऐसे लगा कि जैसे ये लाहौर के अंदर आगे ये एक नुक्ता आगाज़ है, लिटरेरी फेस्टिवल होगा, बुक फेस्टिवल होगा, दीगर बहुत से जो फेस्टिवल अभी आने वाले महीने में, जो मेला बहारा, मेला चरागा, हार्स एंड कैटल शो, तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत एक्नॉलेज करती हैं। उनको उनकी लीडरशिप में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सही। सर क्या समझते हैं, हम एक नफ्सा नफ्सी का दौर देख रहे हैं, हर कोई दौड़ में है, हर कोई अपने आप की पहचान को टाइम देने में नहीं है, हम दूसरों को तनकीद करने में है। हम सूफिया का पैगाम तो सुनते हैं, हम उनके बहुत सारे अशार तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उस पर छुपा मैसेज आज के नौजवानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके भी फिर मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। जैसे जो इसका आखिरी सेशन था वो अजोका का जो मारूफ ड्रामा बुल्ला है उस पर था, और मैंने देखा है कि लोग इतना रश था उसमें, सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, और हम दरवाजे बंद करके वह मुश्किल उसको जो है शुरू करवाना पड़ा। उसके अंदर भी मैसेज क्या है, मैसेज उस बाबा बुल्ले शाह ने उस अहद में जो दुखी, पसमानदा और गरीब लोग थे उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा, और उनके जो जज्बे थे उनको बुलंद किया, उनको उनको बुलंद आवाज़ देकर सोसाइटी में जो एक लाउडली उनको आम किया। तो लोग हर उस आदमी को, हर उस शख्सियत को, हर उस पोइट को, हर उस सूफी स्कॉलर को उसके गिर्द जमा होते हैं, जहाँ से उनको एक रवादारी की, मोहब्बत की, अखुवत की, और भाईचारे की, और अपनाइयत की, और अपने दुखों के मदावे की उम्मीद पैदा होती है। तो ये सूफ़ी जो थे इन्होंने अपने अपने अहद में सोसाइटी के पसमानदा तबके को ओन किया है, अपने साथ दस्तरखान पे बिठाया है, और उनके दुखों में ये शरीक हुए हैं। और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमें आज जो हम पर यलगार है जिन चीज़ों की कि मेरे घर की दीवार इतनी ऊंची हो कि साथ वाले घर की आवाज़ भी मेरे तक ना आए, जबकि अपनाइए तो उसमें थी कि जब घरों के दरमियान थोड़ा सा वो रख लिया जाता था कि साथ वाले हम साए की ज़रूरत जहाँ से आसानी से हम पूरी हो सके। जी बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि आज का अहद जो है, ये हमने एक इसमें ये भी एफ़र्ट है कि हम ये चीज़ें ज़्यादा महदूद थीं, मस्जिद, महराब, खानका, मदरसे की हद तक, उससे थोड़ा सा उठा के हम
शहर के मरकज़ में लेके आए हैं अलहम्रा में, और पूरा अलहम्रा जो था वो इसमें अवेलेबल था। अलहम्रा हॉल, उसके हॉल थे, उन सारी जगहों में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। तो यहाँ चीज़ों को बयान करना, सुनना और सवाल उठाना वो कदरे आसान है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये इसमें 100 से ज़ायद स्कॉलर्स और जो शुअरा, मुफक्किर, उन्होंने शिरकत की, और बेशुमार जो लोग हैं वो इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सेशन हुआ उसमें मुझे बताइएगा कैसा। मैं समझती हूँ हम इस लिहाज से बड़े रिच हैं, लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त हुनर है, उस प्लेटफॉर्म को हमें अब इन्हांस करने की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम आगे लेकर आएँ। उसमें बाकायदा क्लासें थी और वर्कशॉप थी, और उसमें स्टूडेंट्स की जो इनरोलमेंट ख्वाहिशमंद ज़्यादा थे, ज़ाहिर है वो एरिया लिमिटेड है जी, तो वहाँ वो बहुत ज़बरदस्त था। और उसमें जो एक उस्ताद इस वक्त शहर में वो उस्ताद हैं इरफान कुरैशी, वो वहाँ मुयस्सर थे। एक टर्किश स्कॉलर जो हैं वो ऑनलाइन उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लोकल जो इसके एक्सपर्ट थे वो शामिल हुए इसमें। गिलगित के बच्चों का एक डेलीगेशन उसमें शामिल हुआ, और उन्होंने इसके अलावा और मुख्तलिफ़ जगहों, मुख्तलिफ़ जो सेशन थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जो इसमें कैलीग्राफी थी, इसमें पेंटिंग थी, सूफ़ी पेंटिंग थी, और इसमें मौलाना रूम इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उनकी तरफ बहुत बढ़ रही है, और रूमी का जो लेसन है वो अपनाइयत का है और मोहब्बत का है, और यही उसका रक्स दरवेश है। तो और इसी में उनकी जो, अगर आप कोनिया में जाएं तो एक नए और बांसुरी उनकी जो है वो एक ख़ास धुन बखेरती है। तो ये सारे अहतमामात भी किए गए, रक्स दरवेश और सूफ़ी गायकी, मौलाना रूम की गायकी, उनकी नए और लोकल जो हमारा कल्चर है गायकी का, उसमें समा है, उसमें फ़ोक है, फ़ोक सिंगर हैं। तो फिर ढोल और धमाल ये भी हमारे खानकाहों का, मिज़ारात का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है। तो इसको जो एक ख़ास इसकी लिमिट है खानकाही और सूफियाना रंग की, बाज़ औक़ात हम उसको अबूर कर किसी तरह हो जाती है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि उसका जो अकदीमिया है वो हमें जो इसकी हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर करता है, हम उसमें रहकर इस मैसेज को आम करें और लोगों को इस तरफ माइल करें। और अगेन जो बुनियादी मकसद इसका ये था कि ये सोसाइटी जो है ये इसकी तरवीज सूफिया के हाथों हुई है। लाहौर जो है ये सूफिया का शहर है, तो सूफ़ी जो है वो अमन, मोहब्बत, रवादारी, अखुवत और भाईचारे का अमीन था। आज हम जो एक जल्दबाजी, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, दहशत, इन चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो उससे थोड़ा किनारा कश होकर कभी इस माहौल में आकर उनके पास बैठें, देखें उन्होंने किस तरह आने वाले लोग जो थे उनको इंटरटेन किया, किस तरह वो किसी ताल्लुक़ और रिश्ते के बग़ैर उनके साथ हमदर्दी और वफ़ा और इफ़ा करते थे। तो इन चीज़ों को आज मादियत के इस दौर में निभाने और आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यही बुनियादी तौर पर इस सूफ़ी फेस्टिवल का मैसेज था। तो आप खासे मकसद में कामयाब भी नज़र आए, जिस तरह से लोगों का फीडबैक रहा। मेरे ख्याल से हम अगर ख़ास तौर पे बात करें, लाहौर में बहुत सारे दरबार हैं, दाता दरबार, शाहजमाल, हम इन तमाम दरबारों में कुछ ऐसे सेशन रखें, अपने नौजवानों को इनवाइट करें, उनको हिस्ट्री के बारे में बताएं। मेरे ख्याल से वक्त अहम ज़रूर ये हमने ये सारी डिस्कशंस भी हुई हैं, और आगे का रोड मैप जो है वो भी बनाया है कि हर शराइन पर उनकी एक मुस्तनद शॉर्ट सी हिस्ट्री होनी चाहिए। आने वाले को इंटरटेन करने के लिए उसकी ख्वाहिश के पेश नज़र, उसकी ज़रूरत के पेश नज़र एक छोटा सा बुकलेट भी होना चाहिए जो उसको मिले। वहाँ इस तरह की अदबी बैठक टाइप नशिस्त भी होनी चाहिए, और हमारे जो पैनल था उसने आइंदा जो अपना अगला पड़ाव है वो उसके लिए हज़रत मियाँ मीर आपके उस डेरे का इंतखाब किया है। तो ये अगला हम इंशाअल्लाह जो सेशन करेंगे वो मुख्तलिफ़ मिज़ारात पर करेंगे, और ये इसका अगला मरहला हज़रत मियाँ मीर के मिज़ार पर होगा। और आगे आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत कम होगी तो लाहौर के अंदर मेला बहारा, उसकी मेला चरागा, उसकी आमद हो जाती है। तो गवर्नमेंट इसको भी
प्लान कर रही है कि किस तरह इसको रिवाइव किया जा सकता है, किस मेला तरह चरागा नो डाउट लाहौर की एक पहचान थी, लेकिन किसी दौर में तो ये इधर गड़ी शाह से शुरू हो जाता था, ऐसे ही है। अब बिल्कुल वो सिमट गया है, सुकड़ गया है। तो इन चीज़ों को फैलना चाहिए, और अगर ये चीज़ें जो है नहीं फैलेंगी तो फिर हम घरों में सुकड़ कर और दुबक कर बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और औकाफ डिपार्टमेंट, ये उनके क्रेडिट में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे से इन चीज़ों में ब्रेक थ्रू किया है और आगे बढ़े हैं, और आइंदा के लिए ये एक बहुत शानदार प्लान सर, इसमें हम आपकी काविशों को भी सराहना चाहेंगे, क्योंकि आज के इस नफसा नफसी के जो दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, लोगों को करीब लाने के लिए ये तालीमात आम करने की बहुत ज़रूरत है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि जो सूफिया है उन्होंने अपनाइयत की तलकीन की। आज लोग गिला करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, बच्चे बाप के लिए, वालिदैन को बच्चों से है। तो ये सूफिया जो हैं, इन्होंने किस तरह उनको अपने साथ जो अटैच लोग थे उनको किस तरह अपनाइयत और मोहब्बत दी। आज अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, घर के सरबराह के तौर पर हमें जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, हम अपने घर में बैठ के भी फेसबुक और मोबाइल पे लगे रहते हैं, बिल्कुल थोड़ा टाइम जो है वो हमें अपनी फैमिलीज़ को देना चाहिए। नहीं है इन चीज़ों में, ये आपको उलझा के रखती है, और ये उलझा के रखनी है, और क्वालिटी टाइम बिल्कुल उन्हें देना चाहिए। और सूफ़ी जो है ये हमेशा दूसरे को तरजीह देता है अपने आप पर। हमें भी अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरत को फ़ौक़ियत देना चाहिए, और जो अपने लिए आप पसंद करते हैं, अपने से पहले वो दूसरों के लिए पसंद करें। आपको अपनी इज़्ज़त बहुत पसंद है, अपने से पहले दूसरों के लिए इज़्ज़त का एहतमाम करें, बिल्कुल, और दूसरों को रास्ता दें, दूसरों को जगह दें। वो चीज़ें पलट कर आपकी तरफ आएंगी, चाहे थोड़ी सी देर के बाद। तो इन चीज़ों पर गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 10 जनवरी है आज, और जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं। सालगिरह है आज मोहम्मद मूसा की, अयास की, अवैस की, अब्दुल मुइज़, और इसके बाद हसन की सालगिरह है, एमन और आसिम बद्र। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अपना नाम और अपनी पिक्चर्स हमें भेज दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। सो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, हमने अगले सेगमेंट्स की तरफ जाना है। बताएंगे आपको आज के भाव क्या हैं।
हमारी रिपोर्टर उस्वा हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनकी तरफ चलेंगे। जी उस्वा, रेट लिस्ट बताइए आज की। जी बिल्कुल आना, हरी भरी सब्जियां जो है वो बाज़ार में सज चुकी हैं और ख़रीदारों का रश भी बढ़ता नज़र आ रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़रीदारों की जानिब से शिकायत भी आना शुरू हो चुकी हैं कि ओपन मार्केट के रेट्स में और सरकारी नरखों में जो फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा है और ख़रीदारी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने लग गई है। आज के सरकारी नर्ख और ओपन मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। सब्जियों में जो है वो सबसे पहले आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से प्याज दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 125 मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 130 मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 170 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी दाम 550 है, ओपन मार्केट में 600 से 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी नर्ख जो है वो 305 मुकर्रर किया गया है, ओपन मार्केट में 350 रुपये तक फ़रोख्त होती दिखाई दे रही है। मटर का सरकारी दाम 100 है, ओपन मार्केट में 150 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 180 है, ओपन मार्केट में 220 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से बैंगन का सरकारी दाम जो है वो 50 रुपये मुकर्रर है, ओपन मार्केट में 80 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। सब्ज़ मिर्च का सरकारी दाम जो है वो 160 है, ओपन मार्केट में इस वक्त 200 से 220 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं सब्जियों के और ख़ास तौर पर जो मौसमी सब्जियाँ हैं जैसे छल्ली है, छल्ली जो है उसका सरकारी दाम 50 है, ओपन मार्केट में कहीं पे जो है वो 100 रुपये तक तो कहीं 150 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स होने के बायस आवाम के लिए ख़रीदारी खासी मुश्किल हो जाती है, ख़ास तौर पर जो सफ़ेद पोश तबका है जिसके लिए जो है वो मौसमी फल या मौसमी सब्जियाँ जो हैं वो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश हो जाती हैं उनके बच्चों के लिए। जब वो ख़रीदारी के लिए आते हैं और फिर सरकारी दामों के बरक्स फ़रोख्त हो रही होती हैं चीज़ें तो फिर उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है और मजिस्ट्रेट से ये जो है वो मुतालबा किया जाता है अवाम की जानिब से कि बिलखसूस मार्केट्स में जो है वो नरखों को लागू करवाया जाए, सरकारी नरखों को लागू करवाया जाए ताकि हर मार्केट में एक ही दाम पर चीज़ें जो है वो फ़रोख्त की जा रही हों और ख़रीदारी तमाम आवाम के लिए आसान हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमें अपडेट कर रही थी। जी सब्जियों की कीमतें, आवाम की वही ख्वाहिश और मुतालबा रहता है कि जी उनको जो रेट लिस्ट है उस पर उसके अकॉर्डिंग सब्जियां मिल जाएं और अच्छी सब्जियां मिल जाएं। हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा पता चला जी, भाई शदीद ठंडी वाली हवा चल रही है, तो इस ठंडी वाली हवा में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हम आपको हर रोज़ कहते हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, मेरा गला भी ख़राब होना शुरू हो गया, फ्लू भी होना शुरू हो गया, तो इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ मैं कल से कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमारी मेहमान आयशा नासिर में ज्वाइन करने वाली हैं, तो आयशा को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप आए? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाइए जी। कैसी रह रही है आपकी सर्दी? इंजॉय कर रही हैं फिर? अल्लाह का शुक्र, बस मुझे सर्दी पसंद है। तो मैं सर्दी पसंद है? तो फिर तो आप खूब इंजॉय करती होंगी और सर्दी वाले खाने भी खूब इंजॉय करती होंगी। खाने इतने नहीं, लेकिन मैं सर्दी इंजॉय करती हूँ। वो ज़्यादा ज़रूरी वैसे हो जाता है समटाइम, कुछ आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप सूप पी लें, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। शदीद वाली सर्दी में तो बहुत ज़्यादा होती है। आयशा हमारी मेहमान है, तो हम आयशा के लिए चाय रखेंगे। क्यों आयशा रुक जाए। क्यों 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 क्या आप चीनी के बगैर चाय पियेंगी? आप चीनी वाली पीती हैं? हाँ, अच्छी नहीं लगती मुझे तो बिल्कुल भी। अना मुझे चीनी का आप डालो। ओह माय गॉड, मुझे भी नहीं डालने देंगी, ये कम है। ये कम? हाँ। अना क्या हो गया? टेस्ट कुछ लोगों का इस तरह से डेवलप हो जाता है ना, ये चीनी मतलब चाय इसके बगैर कड़वी लगती है आयशा। अना चाय शरबत बना के नहीं पीनी होती, चाय का काम है आपको जगाना, आपको कैफीन देना, आपको थोड़ा सा एक्टिव करना। वैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स होती है और जैसे मौसम बाहर हुआ हुआ है, चाय का बड़ा दिल भी कर रहा था, लेकिन इसका तो आपने शरबत तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे चीनी के फायदे बताएं, मैं आपको डालने देती हूँ। नहीं, अच्छा टेस्ट लगता है बस। फायदा मतलब मुझे अब आपने आप न्यूट्रिशन अना मैं एक काम कहती होती हूँ, एक चीज़ कहती होती हूँ कि जब आप कुछ खाने लगते हो ना, आप सिर्फ इतना सोच लो कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी या नुकसान। टेस्ट को ना देखें, टेस्ट को मत देखें। टेस्ट को वंस इन अ वाइल होता है। अगर आप रोज़ इतनी चीनी डाल के चाय पीते हो ना, इससे तो वेट गेन भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, वेट भी बढ़ जाता है? अना चीनी से सबसे पहले वेट बढ़ता है। जब आपका वेट बढ़ता है ना, यकीन करें मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर है वजन कम करके आए, शुगर है वजन कम करके आए, कोलेस्ट्रॉल है वजन कम करके आए, यूरिक एसिड है वजन कम करके आए, इवन एंग्जाइटी स्ट्रेस है वजन कम करके आए, हड्डियों में दर्द है वजन कम करके आए, फाइब्रोमाइल्जिया है, एथराइटिस है,
कोई मसला है। तो आप मुझे चीनी से क्यों मना कर रही हैं? आपको मेरा वेट ज्यादा लग रहा है? नहीं, वेट मुझे बिल्कुल ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन अना अगर आप अभी एहतियात नहीं करेंगी तो ये कल को बढ़ भी सकता है ना। मैं और आप आई गेस एक ही एज हो जाएगी, शुगर भी हो सकती है अच्छा। एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। मोटापा हर बीमारी की जड़ है, सिर्फ चीनी के इस्तेमाल से कभी भी शुगर नहीं होती। अक्सर लोगों को लगता है हम सिर्फ चीनी इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब आपके कहने पे एक दफा ऐसे चाय टेस्ट कर लूं? बुरी नहीं लगेगी, आदत डेवलप करें। मुझे भी आदत थी मीठी चाय की, जब पढ़ी न्यूट्रिशन कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, बल्कि कड़वी चाय ज्यादा अच्छी लगती है। वो लोग ब्लैक कॉफी जो गोरे पीते हैं वो हमसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नहीं आयशा, आप देखें ना, एकदम से तो मेरे लिए भी छोड़ना मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ इसका ऑल्टरनेट बता दें कि मैं पहले उस पे आ जाऊं। ठीक है। और ऑल्टरनेट क्या इतना मैं यूज कर सकती हूँ? अच्छा अना, सबसे अच्छा इसका ऑल्टरनेट ये रहता है कि आप स्टिविया प्लस आधा चाय का चम्मच शक्कर, ये चम्मच भी मुझे बड़ा लग रहा है। अच्छा। जो टीस्पून होता है, जो स्टैंडर्ड मेजरिंग टीस्पून होता है वो रख लें। आधा, ये तो बिल्कुल हाँ, ये ये खाने वाला डिजर्ट स्पून है, ये वाला नहीं, ये वाला भी आधा नहीं लेना, ये वाला भी आधा नहीं लेना। और शक्कर, अच्छा। शक्कर वो फिर निस्बतन बेहतर है, उसके भी कोई ये नहीं है कि बड़े हेल्थ अब मैं आधा भी नहीं डाल सकती क्या? अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है, अगर अवॉइड कर सकते हैं। यानी आप जो चाय वाला चम्मच है ना, हाँ। ये इतनी चीनी नहीं खा लेनी आपने, जो चाय वाला चम्मच है उसको भी आधा कर लें। उसको भी आधा कर ले, एग्जैक्टली। और बाकी स्टिविया से इसको मीठा कर ले। स्टिविया का रोल क्या होता है? अना बेसिकली स्टिविया एक पौधा है जो मीठा होता है। अब उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लोग इतना कुछ लिख देते हैं, भाई स्टिविया में एस्पर्टेम है, स्टिविया में ये है। स्टिविया एक पौधा है जो कि मीठा है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। कल मुझे एक क्लाइंट मेरी कह रही थी, हमने सुना है स्टिविया लेने से कैंसर हो जाता है। तो नहीं, ऐसा चीनी का अल्टरनेट स्टिविया हो सकता है? मतलब वो लोग जो कि इतनी चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसको छोड़ दें और स्टिविया पे आ जाए। अच्छा, स्टिविया अगर आप इतनी चीनी इस्तेमाल करें, इतना सा स्टिविया मोर देन एनफ होता है, वो इतना मीठा होता है। अच्छा। लेकिन स्टिविया का टेस्ट डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज स्टिविया का एक आफ्टर टेस्ट होता है। जब आप पूरी चाय पियेंगे ना तो मुंह कड़वा होने लग जाएगा। अच्छा। इसलिए मैं कह रही हूँ शुरू में उसमें शक्कर डालें, जब तक आप स्टिविया का टेस्ट मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं कर लेते। अब मैं ब्लैक कॉफी में स्टिविया डाल के लेती हूँ, मेरा टेस्ट डेवलप हो गया, मुझे वो बुरा नहीं लगता। आयशा, अब जहाँ जहाँ हम मीठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी को निकाल के स्टिविया पे आ जाए, चाहे डिजर्ट बना रहे हैं, चाहे अब आजकल सर्दियां हैं तो वैसे ही लोग हलवा जात बना रहे हैं, का इस्तेमाल में करते आप हैं। स्टिविया देखिए, चीनी के, गुड़ के, शक्कर के कोई फायदे नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, आपके खून को बढ़ा रही है, आपके बालों को अच्छा कर रही है, कोई फायदे नहीं है। ये सिर्फ आपको नुकसान और शक्कर के बारे में तो मैंने सुना है सर्दी में इस्तेमाल करें, सर्दी कम लगती है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, गलत चीजें हैं जो ऐसे ही हम इधर उधर से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, काश ऐसा होता तो वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ और शक्कर का ठंड से कोई ताल्लुक नहीं है। आप वही बात के हलवा जात वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी वो गर्म होते हैं, बिकॉज उनका टेम्परेचर, अब चाय का टेम्परेचर गर्म है। गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं है चाय गर्म होती है वो अंदर जाके आपको गर्मी देगी, नथिंग लाइक दैट। इसका टेम्परेचर गर्म है। हॉट बेवरेजेस ठंड में अच्छी लगती है, सूप का भी वही रोल है, एंड हलवा जात का। ब्राउन शुगर लोग यूज करते हैं, सो वो अच्छा अल्टरनेट है? नहीं, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर की कैलोरी सेम है, साइड इफेक्ट्स भी सेम है। एक फर्क आ जाता है, वो ये है कि जो व्हाइट शुगर है ये ज्यादा रिफाइंड है। अच्छा। और जो ब्राउन शुगर है वो लेस रिफाइंड है, मतलब उसमें उसकी ब्लीचिंग नहीं हुई हुई, इसकी ब्लीचिंग हुई हुई है, उसकी ब्लीचिंग नहीं हुई हुई। बाकी अगर बात की जाए शुगर का पेशेंट कौन सा इस्तेमाल करे, वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल। बड़े सुकून से करते हैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल। मिथ है ना, बहुत सारी चीजों का अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों को इतना पता भी नहीं है। हमें लगता है जो चीज ब्राउन है वो बहुत अच्छी है, ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी है, ब्राउन ब्रेड बहुत अच्छी है, ऑल्दो वो अच्छी है, ब्राउन ब्रेड अच्छी चीज है। बट द थिंग इज कि अगर आप ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर को कंपेयर करें और आप ये सोचे ब्राउन शुगर से वेट नहीं बढ़ेगा, या ब्राउन शुगर लोग ग्रीन टी में डाल के लेते हैं वेट लॉस के लिए, भी उससे तो वेट गेन शुरू हो जाएगा ना, बिकॉज अब ग्रीन टी के नाम पे कैलोरीज पीना शुरू हो गए। तो ब्राउन शुगर के भी साइड इफेक्ट सेम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, उसका भी कैलोरी सेम है, बस ब्लीचिंग का फर्क आ जाता है। अब आप कह रही हैं स्टिविया का इस्तेमाल करें, बेटर ऑल्टरनेट वो है। सो अब हम हर चीज में अगर वो डालना शुरू हो गए तो टेस्ट तो किसी को पसंद नहीं आना ना। अना बात पता है क्या, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से मिठास खत्म कर दें या जायके खत्म कर दें। आप वंस इन अ वाइल तो वाकई जिंदगी नहीं है, वंस इन अ वाइल खाएं, वंस इन अ वाइल। इस बात का मतलब ये, चलो हफ्ते में एक आधी दफा आपने 2-3 चम्मच मीठा खा लिया, या अगर डेली बेसिस पे भी खाना है तो 2-3 चम्मच ये वाली चीनी का मीठा खा लिया। ये वाली चीनी मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप हर रोज इतनी खा रहे हैं चीनी, जो कि नॉर्मली हम बच्चों को दूध में ऐसे डाल के दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये स्टार्ट में से करना शुरू किया था, 1 चम्मच मैंने अपनी बेटी को दूध में डाल के देना शुरू कर दिया। अब ये इतनी चीनी
कितना नुकसान पहुंचा रही है आयशा? अना अगर सच बताऊं ना तो आई एम श्योर ये सच किसी ने नहीं बताया होगा। इतनी सी चीनी अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा रही, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो डिपेंड करता है क्या मेडिकल हिस्ट्री है। लोग कहते हैं चीनी जहर है, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, जहर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। चीनी के फायदे नहीं है, चीनी के सिर्फ नुकसानात हैं। लेकिन अगर आप देखें हर कहीं ना कहीं इस तरह तो हमने जो मेकअप किया हुआ है उसके भी नुकसानात हैं, बट हम मेकअप छोड़ तो नहीं सकते, मिनिमम कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रोजमर्रा इस्तेमाल में चीनी का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन इसको मीठा जहर कहा जा रहा है। ये मीठा जहर एक्चुअली अगर मीठा जहर है तो ये किसके लिए कितना रिकमेंडेड है? बच्चों में, बड़ों में रोजाना का इसका इस्तेमाल आयशा कितना होना चाहिए? अना चीनी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कोई सवाब का काम तो है नहीं कि हमने डेली बेसिस पे ज़रूर 1 या 2 चम्मच पूरे करने हैं। आप हफ्ते में भी 1 या 2 चाय के चम्मच ले लेते हैं तो मोर देन एनफ है। जितनी कम चीनी अपनी डाइट के अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम चाय में अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ ज़रूर करें। हाँ, ऑब्वियसली हम सब सोशल एनिमल्स हैं। जब घर में फैमिली इकट्ठी होती है, वंस इन अ वाइल फैमिली डिनर होता है वीकेंड पे, तो सबका दिल करता है मीठा खाया जाए। हाँ। उसमें आप स्टीविया में बना लेंगे बेहतर है। लेकिन अगर आप कहीं गए हुए हैं जहाँ पे स्टीविया में मीठा अवेलेबल नहीं है तो आप 1-2 चम्मच मीठा खा भी लेंगे तो उससे कोई हेल्थ का डिजास्टर नहीं होने वाला। ठीक है। अब मुझे बताएं, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल किन लोगों ने नहीं करना? शुगर के पेशेंट्स चीनी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। ये नहीं कि उन्हें भी मुकम्मल तौर पे मना होती है, लेकिन जितना वो कम से कम महीने में 1 आधी दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इट डिपेंड्स कि उनके शुगर के लेवल्स कैसे आ रहे हैं। मोटे लोगों ने जिनमें मोटापे का मसला है वो लोग चीनी का इस्तेमाल कम से कम रखें। मैं ये नहीं कह रही कि मुकम्मल छोड़ दें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कम से कम इस्तेमाल रखें। मोटापे की बड़ी वजह चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, और भी बड़े फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आपको वेट का कहा गया है, या आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आप अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो चीनी कहीं ना कहीं बुरी चीज़ ही है। तो इसको जितना हो सके उस केस में भी आप अवॉइड करें। बच्चों में इस्तेमाल करा सकते हैं? अगर बच्चों में ओबेसिटी है तो फिर क्या चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करानी? बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएं। देखें, बच्चे वो हैं जिनका हमने टेस्ट डेवलप करना होता है। बच्चा जब पैदा होता है वो उसको तो नहीं मीठे का, नमकीन की अवेयरनेस होती। जब आप बच्चे को वीनिंग शुरू कराते हैं, हम शुरू कराते हैं मीठी चीज़ों के साथ, जिसकी वजह से बच्चे का ज़्यादा टेस्ट ही मीठी चीज़ों का डेवलप होता है। अनफॉर्चुनेटली बच्चा कुछ नहीं खा रहा, कस्टर्ड खिलाओ, खीर खिलाओ, हर वो चीज़ जो मीठी है हम उसको वो खिलाना शुरू कर देते हैं, वो मीठे की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। नमकीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैश पोटैटो में थोड़ा सा नमक, लेकिन इतना नमक नहीं कि वो किडनी को इफेक्ट करने लग जाए, हल्का सा नमक। हमें कहीं ना कहीं बच्चे को नमकीन का टेस्ट डेवलप कराना है, जो कि हम नहीं कराते, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बहरहाल बच्चे में भी चीनी का इस्तेमाल ना होने के बराबर होना चाहिए। अगैन ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आपने बच्चे को उसका टेस्ट डेवलप करना है। अगर आप बच्चे का मीठे का टेस्ट डेवलप करेंगे ही नहीं तो उसको नहीं पता होगा और उसको ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं आएगा। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आदी होते हैं खाने के बाद मीठा खाने के। अब अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, चॉकलेट खा लेते हैं, खाली चीनी लेकर खा लेते हैं। सो खाने के एकदम बाद कुछ मीठा खा लेना। अना अगर खाने के फ़ौरन बाद आप हेल्दी मीठा खा रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। आप घर में ओट्स के मफ़िन बना सकते हैं, आप बहुत सारे हेल्दी डिज़र्ट्स के ऑप्शन हैं, डेट बॉल्स वगैरह बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हाथ पे चीनी या गुड़ या शक्कर, या कुछ लोग गुड़ की बाइट्स लेना शुरू कर देते हैं, ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है भाई। इसके निस्बत बेहतर आप खजूरें रखें अपने पास। मीठी से मीठी खजूर भी आप खा लें, वो आपको नुकसान नहीं देगी अनटिल और अनलेस आप डायबिटिक है। लेकिन अगर आप मीठी से मीठी खजूर भी खा लें, वो आपको फ़ायदा देगी, वो आपको पोटेशियम देगी, वो आपको फाइबर देगी, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी। चीनी ऑन द अदर हैंड आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, आपको सिर्फ नुकसानात ही दे रही है। हेल्दी मीठे से उसको रिप्लेस करें, और प्लीज़ ये जो हाथों पे रख के चीनी खाने वाली आदत है ये छोड़ दें। चीनी के ऑल्टरनेट पे जब सजेस्ट करते हैं ना कि आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, बेहतर है शहद का इस्तेमाल कर लें, तो 2 चम्मच शहद के डाल लेना, 2 चम्मच शक्कर के डाल लेना, ये क्या? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको नुकसान देगी। इवन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मगर वो भी आप 22 लीटर दिन का पी लेंगे तो वो आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे वो नुकसान देगी। चीनी, शहद, शक्कर,
इनफैक्ट अगर हम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो शहद और शक्कर में भी यही मसला आ जाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा, वो भी आपको आपकी शुगर बढ़ाना शुरू कर देगा, वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह बनने लग जाएगा, बिकॉज उसकी वजह से मोटापा आएगा। सो इस्तेमाल करें शहद, लेकिन वो भी 1 या 2 चाय के चम्मच पूरे दिन में 24 आवर्स में 1 से 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करें, वो भी अगर बहुत दिल कर रहा है। अगर दूध पीना है, जैसे कुछ लोग दूध में शहद ज़रूर डालते हैं, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं भाई। शहद में चम्मच को डिप करें, बस इतना सा शहद लें और वो चम्मच जो है वो गर्म दूध के अंदर फेर लें। बहुत है अगर आपने उसके बेनिफिट्स लेने हैं, बहुत है अगर आपने दूध को मीठा करना है। वो जो चम्मच भर भर के हम डालते हैं वो वाली प्रैक्टिस गलत है। तो नॉर्मली तो लोगों की ये भी प्रैक्टिस होती है, निहार मुँह शहद का 1 चम्मच भर के पानी में डाला, और वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा है कि आपकी मीठे की क्रेविंग पूरे दिन के लिए कम हो जाती है, रुकती नहीं है मगर पूरे दिन के लिए कम हो जाती है। जिन लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन्हें कई दफ़ा मैं भी कहती हूँ, अगर वो डायबिटिक नहीं है, उन्हें मैं भी कहती हूँ आप सुबह उठ के यूं करें कि 1 चाय का चम्मच शहद गर्म पानी में डाल के ले लें, उससे ना उनकी मीठे की क्रेविंग रुक जाती है पूरे दिन के लिए। उन्हें सुबह सुबह सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हाँ भाई हमने मीठा ले लिया। या वो उठते साथ ही 2-3 खजूरें या 2-3 इंजीर इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपको शुगर है या अगर आपको कोई और मसला चल रहा है तो उसमें आप शहद सुबह उठ के मत लें। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग हम देखते हैं कि पसंद करते हैं चॉकलेट्स को, खाए चले जाते हैं, खाए बार बार, बैग्स में भी इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है। उसका नुकसान है? डिपेंड करता है चॉकलेट कौन सी है। अगर तो वो डार्क चॉकलेट है तो हमें लगता है वो सिर्फ आपकी मीठे की क्रेविंग ख़त्म कर रही है, लेकिन वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, वो आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बट अगर मीठी चॉकलेट है या जिसे हम मिल्क चॉकलेट कहते हैं, फिर वही बात आ गई, दिन में 1 से 2 क्यूब अपनी मीठे की क्रेविंग के लिए इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। मैं पहले कहने लगी थी वो जहर है, जहर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, वो जहर नहीं है, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मीठा, ये जो चीनी से भरा हुआ मीठा होता है, ये आप जितना मर्जी इस्तेमाल करेंगे ये आपको नुकसान ही देगा, इससे फायदा तो देना। लोग तो जलेबी और मिठाइयों के इतने शौकीन होते हैं, वो प्रॉपर वो वाली मिठाई जिसको उठाओ तो शीरा नीचे गिर जाता है, अब वो तो चीनी की बनी हुई है ना। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे जो लाइफस्टाइल में, मुझे ये लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, ये कोई रिसर्च नहीं है, मुझे लगता है हमारे लाइफस्टाइल में पाकिस्तानियों में जो सबसे अनहेल्दी चीज़ पाई जाती है ना, वो जलेबी और ये जो शीरे वाली मिठाइयाँ हैं। बेसिकली ये वाली चीज़ें जो हैं ये हर बीमारी की इनडायरेक्टली वजह बन रही होती हैं। लिवर, फैटी लिवर की वजह बनती है, बिकॉज इसमें चर्बी भी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, इनमें घी भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है और इनमें मीठा शीरा भी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। मिठाई हम सब शादियों पे खाते हैं, खाएं, लेकिन कम से कम वो जो एक प्रैक्टिस है ना आपके फ्रिज में हर वक्त मिठाई होनी चाहिए, उससे निकल आए प्लीज। बहुत से नवाल खाएं। चलें जी, ये चीज़ें किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, ये चीनी जिसको हम टेस्ट के लिए, और टेस्ट जब आपका डेवलप हो जाता है तो आप खाते चले जाते हैं, वो नुकसानदेह कितनी है ये हमने बता दिया। आज के शो का मकसद भी यही था कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि अच्छा इससे कौन सा मोटापा होगा, अच्छा इससे कौन सा नुकसान होगा। शुगर पेशेंट, चलो चाय में चीनी डाल दो, कोई बात नहीं, 2 दफ़ा तो चाय पीनी है, उनके लिए चीज़ें किस कदर नुकसानदेह हो सकती हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। माहिरीन की राय इसीलिए आपके साथ शेयर की जाती है कि हम आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।